तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पहले वेंट हॉफ फैक्टर को, आई को। इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, वो आप लोग 1 + 2x 1 + 3x ऐसे करके आपने उन सब क्वेश्चंस को बना लिया था, है ना। अब देखिए इसमें कुछ बात है, इसमें देखिएगा वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर is also calculated as, Van Hoff factor is also calculated as ratio of, is also calculated as ratio of ऊपर में observed colligative प्रॉपर्टी, पहले आराम से लिख लेंगे फिर समझाएंगे, एंड ऊपर में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नीचे में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड नीचे में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई बच्चे को, एक तो वो था जिसमें कि आपने इस फॉर्मूला का यूज किया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। इसके पहले वेंट हॉफ फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, पता नहीं, गेम खेलेंगे डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। अच्छा, इस फॉर्मूला पे सुनते जाएंगे, थोड़ा ऑन कर देना नेट। मैं अभी इस फॉर्मूला पे आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। वेंट हॉफ फैक्टर का जो न्यूमेरिकल है 1 + 2x या 1 + x या 1 + 3x वाला, उसको आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। उसमें फॉर्मूला यूज हुआ था कि आई निकालने के लिए पहले टोटल जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद मिले डिवाइड बाय जितना वो पहले थे। तो जितना पहले थे उसमें आप हमेशा 1 मानते थे, और ऊपर वाले में रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को दोनों को ऐड कर देते। पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। अभी आप एक न्यू पढ़ रहे हैं। वेंट हॉफ फैक्टर जो आई है इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, इसको एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जब आप लोग रेशियो निकालेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बात को समझिएगा। मतलब ये वेंट हॉफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। यानी आई निकालने का एक और फॉर्मूला है। आपको मालूम पड़ जाए कि आई ही निकालना है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। बताते हैं कैसे। आई निकालने के लिए पहले आप ऊपर में रखेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। बताते हैं, किसी फॉर्मूला में जो लेफ्ट साइड होता है ना, वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और उसको आप नीचे में डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप इसको डिवाइड कर। मेरी बात को समझिएगा। जब तक आप पूरा सेकंड पॉइंट तक नहीं पढ़ेंगे आपको पूरा तरीके से माइंड में ग्रिप नहीं आएगा, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा या ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस बात में आपको कंफ्यूजन रहेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, inclusion of Van Hoff factor modifies the equations of colligative properties. Inclusion of Van Hoff factor, जैसे ही आप Van Hoff factor को इंक्लूड करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो आप 4 इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो सारा इक्वेशन थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, चेंज हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर मॉडिफाइज
ठीक है, inclusion of Van Hoff factor modifies the equations for colligative property, modifies the equation for colligative properties। जैसे ही आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैन हॉफ फैक्टर इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा सा इक्वेशन बदल जाता है। मेरे बात को समझिएगा, जैसे आप लोग का फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर। इसका इक्वेशन आपने लिखा हुआ था जो आपके न्यूमेरिकल में हमेशा काम आता था। वो इक्वेशन था काई ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी बटा पी नॉट बी। इक्वेशन 2 थे अर्नब, इक्वेशन माही 2 थे, लेकिन हमने कहा था कि उसको प्रूफ करके दिखाया था कि न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक ही हो सकता है जिसके अंदर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दिया। अब इसमें लेफ्ट साइड छोड़ दीजिए, इसमें एक साइड में आई आ जाएगा, मतलब पी नॉट बी माइनस पी बी बटा पी नॉट बी, जो काई ए था तो आई इंटू काई ए हो जाएगा। बस यह वैन हॉफ फैक्टर आ जाएगा अगर वो एबनॉर्मल वाला केस होगा तो। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था सेकंड वाला, उसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका इक्वेशन था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम। तो डेल्टा टीबी जो है ना वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और केबी इंटू एम कैलकुलेशन किया हुआ है, वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उस साइड में बस आई आ जाएगा। अब बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। अब सोचिए कि कोई न्यूमेरिकल हम आपको दें जिस न्यूमेरिकल में चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हो, केबी का वैल्यू भी दिया हो, मोलैलिटी भी दिया हो, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे फिर सर निकालेंगे क्या? इसका मतलब है कि उस न्यूमेरिकल में आई निकालना। अगर वैन हॉफ फैक्टर नहीं निकालना होता तो वो कुछ गिवन मास, मोलर मास ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आप देखिए कि आपका डेल्टा टीबी भी दिया हुआ है, केबी का वैल्यू भी दिया हुआ है कांस्टेंट का, और मोलैलिटी भी दिया हुआ है। इसका मतलब वो अब आई पूछता है। अब सोचिएगा यहां से आप आई निकालते हैं तो वो क्या होगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाई केबी इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ, इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। पहले कोई चीज का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब देखिए कि 20 डिग्री बढ़ गया, कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हुआ, ऑब्जर्वेशन का। और केबी को एम से मल्टीप्लाई करके मोलैलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना है, वो आ गया कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वैन हॉफ फैक्टर निकालना होगा तो वो लेफ्ट वाले से राइट वाले से डिवाइड कर देना होगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाई केबी इंटू एम। आप बोलेंगे सर ऐसा बस यही 2 में होगा? नहीं, चारों में होगा। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों के फॉर्मूला में इधर राइट हैंड साइड आई आ जाएगा, चारों के फॉर्मूला में। ये हो गया सबका? यस सर। चलिए सर, मेरी बात को समझिएगा। जितने बच्चे अभी एडमिट हुए हैं वो इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। अर्नव जी ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल बनाने के टाइम फिर ये जो भी आपका कंसेप्ट है वो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। माही, कल वाला फॉर्मूला, माही कल वाला जो फॉर्मूला था वो उसमें आई निकालना था, वो सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। महिया वे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अर्नव सिन्हा, प्रीवियस क्लास का जो न्यूमेरिकल था उसमें आई निकालने के लिए आप ऊपर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, सॉल्वेंट में घुलने के बाद वो टूट गया या जम गया, वो सारे पार्टिकल्स ऊपर
डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले, माने कि सॉल्वेंट में घुलने के पहले, वो 1 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल है। ये आज का वैन हॉफ फैक्टर का टॉपिक कह रहा है कि वैन हॉफ फैक्टर को निकालने के लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से भी निकल सकता है। तो वैन हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट आप कर सकते हैं जब आप रेशियो निकालें, ऊपर में ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का होना चाहिए और नीचे में डिवाइड कर देना है कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बंदा ये फॉर्मूला तो कोई भी बच्चा याद कर लेगा, ऊपर में ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे में कैलकुलेटेड, पर उसको सवाल में समझ नहीं आएगा कि फिर ये न्यूमेरिकल बनेगा कैसे। तो आपने उसके लिए पॉइंट नंबर 2 लिखा है। अगर कोई बच्चा वैन हॉफ फैक्टर को इंक्लूड कर लेता है तो वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन था उसमें आई नहीं था, छोटा वाला आई नहीं था, वैन हॉफ फैक्टर नहीं था, लेकिन इस न्यूमेरिकल में जब आप वैन हॉफ फैक्टर बनाएंगे तो वो आई दे देगा। अब इस एक बच्चे का सबसे बड़ा दिक्कत, सर हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि इसमें आई है? वहां पे सब चीज दे देगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बिफोर फॉर्मिंग सॉल्यूशन भी दे दिया, NA भी दे दिया, ND भी दे दिया, तो काई ये भी निकल जाएगा। तो जब पहले से सब निकल ही जाएगा तो फिर वो निकालेगा क्या? इसका मतलब है कि वो आई वैन हॉफ फैक्टर पूछ रहा है। इसके अंदर डेल्टा T भी दे देगा, K भी दे देगा, मोलैरिटी भी निकल जाएगा, तो सब तो निकल ही गया इक्वेशन में। तो यानी डेल्टा TB बराबर KB इंटू M इस्तेमाल नहीं होगा, डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M। यहां से अगर मैंने I निकाल के दिखाया कि वो डेल्टा TB डिवाइड बाई KB इंटू M है, तो डेल्टा TB हो गया उसका ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और KB इंटू M कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आया वो हो गया कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए ये सबका हो गया। अर्नब लिख लिया माइक पे? यस सर। चलिए अब देखिए फ्रेंड, यानी आज हम लोग वैन हॉफ फैक्टर को ही फिनिश कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा फॉर्मूला उसका अलग है। 2 में तो हो गया, फर्स्ट और सेकंड में, फिर थर्ड वाले में भी ऐसे ही काम करेगा, इसी पॉइंट नंबर 2 में ही है। थर्ड वाले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये थर्ड वाले का नाम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये था डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m, ऐसे था। अब बस ये राइट साइड में उसका आई लग जाएगा, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M। इस न्यूमेरिकल में वैन हॉफ फैक्टर निकालना होगा तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट को KF इंटू M के वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा, जो आएगा वो आपका I का वैल्यू होगा। और चौथा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रीवियस जितने भी क्लास में मेहनत किया गया तो वो ज्यादातर यही 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे किया गया था। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका था पाई बराबर CR, मतलब यहाँ आई लग जाएगा, पाई बराबर I इंटू C इंटू R इंटू T। तो यहां से अगर आई निकालेंगे तो हो गया पाई डिवाइडेड बाई CR। पाई हो गया उसका ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और C इंटू R इंटू T हो गया उसका कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चारों फॉर्मूला आपको ये समझाता है स्टूडेंट कि अगर आप चाहेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से भी छोटा वाला I, स्मॉल I, वैन हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नीचे वाला पॉइंट नंबर 2 सबका हो गया है ना? यस सर।
Yes, sir. अब देखिए ये पॉइंट नंबर 3 है। इफ वैल्यू ऑफ आई का मतलब वही वैंट हॉफ फैक्टर, अगर हम लोग वैंट हॉफ फैक्टर आई का वैल्यू निकालेंगे इज लेस देन यूनिटी, वो अगर 1 से कम आएगा तो इसका मतलब है कि वो एसोसिएशन का केस है। मतलब वो सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में गया तो उसी में जम गया, घुला नहीं, टूटा नहीं, जम गया। अगर कोई न्यूमेरिकल बनाने के बाद आई का वैल्यू 1 आ गया, 1 से कम आया, तो इसका मतलब है वो एसोसिएशन का केस। और इफ वैल्यू ऑफ आई वैंट हॉफ फैक्टर इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर उसका वैंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है माही वो सॉल्वेंट में जाके टूट गया, वो डिसोसिएशन का केस। अच्छे से याद रखिएगा प्रणव जी, अगर आप कोई न्यूमेरिकल बनाए जिसमें आप डेल्टा टीएफ को केएफ इंटू एम से डिवाइड किए, पाई को सी इंटू आर इंटू टी से डिवाइड किए, और आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर आपका वैल्यू कोई भी न्यूमेरिकल में 1 से कम आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, 0.3, 0.4, 0.75, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में गया और जुड़ गया, एसोसिएट कर गया। लेकिन अगर आपका वैल्यू वैंट ऑफ फैक्टर का 1 से ज्यादा आ रहा है, इन दैट केस वो डिसोशिएट किया, मतलब वो केमिकल सॉल्वेंट में गया उसके बाद टूट गया। ठीक है, तो एसोसिएशन के लिए 1 से कम का वैल्यू होता है, डिसोसिएशन के लिए 1 से ज्यादा का वैल्यू होता है। फोर्थ, इसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग। फोर्थ, एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अगर इक्वल टू 1 आ गया तो सर? इक्वल टू 1 का मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, वही वाला पॉइंट नंबर 4 बताया। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग 1 ही मान लेंगे तो ना तो वो एसोसिएट किया ना डिसोसिएट किया, सिंपल बस मिक्स हो गया। 4th वाला पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4 में एबनॉर्मल मोलर मास इज abnormal molar mass is calculated. Abnormal molar mass is calculated. हम लोग abnormal molar mass को कैलकुलेट करेंगे, is calculated, ये वर्ड सही नहीं रहेगा। abnormal molar mass is experimentally determined। abnormal molar mass को हम लोग जब एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास है। मतलब कोई भी चीज का एबनॉर्मल निकालना होगा तो पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। एंड कैलकुलेटेड colligative properties are obtained by assuming and calculated colligative
properties are calculated colligative properties are obtained by assuming आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप एज्यूम कर ले दैट सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, जल्दी जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। जो भी चीज जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट रहता है वो वॉलेटाइल होता है, जो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता वो नॉन वॉलेटाइल होता है। नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, और हम मानते हैं कि ना तो वो एसोसिएट हुआ, नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, और ना वो डिसोसिएट हुआ, मतलब उसका वैल्यू 1 है। अगर कोई बच्चे को एबनॉर्मल मोलर मास निकालना है एक्सपेरिमेंट में, अगर कोई बच्चे को एबनॉर्मल मोलर मास निकालना है एक्सपेरिमेंट में, तो वो जब भी कोई कैलकुलेशन करेगा तो वहां पे वो ये मान लेगा कि वैन हॉफ फैक्टर आई का वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब ना तो वो एसोसिएट किया और ना ही वो डिसोसिएट किया। चलिए स्टूडेंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आपने वही चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से बाकी 2 को लिखा, जिसमें आपने बताया कि नॉर्मल फॉर्मूला तो आप पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम था और पाई बराबर सीआरटी था। लेकिन अगर उसमें वैन हॉफ फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। अगर उसमें वैन हॉफ फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, तब फॉर्मूला रहेगा डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू केएफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा पाई बराबर आई इंटू सी इंटू आर इंटू सी। आप वहां से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है अगर आई का वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 से कम आया, इसका मतलब वो सॉल्यूट एसोसिएट कर गया। अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट ब्रेक कर गया, डिसोसिएट कर गया। और अगर आप किसी का एबनॉर्मल मोलर मास सही से कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, तो उसके लिए आपको जितना जो भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन है उसके लिए उसमें आपको हर बार वैन हॉफ फैक्टर को 1 मानना पड़ेगा, मतलब कि सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल और ना तो सॉल्यूट एसोसिएट हुआ ना डिसोसिएट हुआ। अब देखिए इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको बाकी सारा मुद्दा क्लियर कर देता है। चलिए ये रहा, हो गया आपका? यस सर। Yes. अब देखिए बाकी जो इसका बचा वो न्यूमेरिकल्स से कैसे क्लियर होगा। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, ये मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इसका बस जो न्यूमेरिकल बनाएंगे वही आपको धीरे धीरे क्लियर कर देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है, पेज नंबर 61 का है, क्वेश्चन नंबर 2.33, पेज नंबर 61 का है, एनसीईआरटी
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.33। देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, 19.5 ग्राम ऑफ CH2F COOH, 19.5 ग्राम ऑफ CH2F COOH, इसको बोलते हैं, अगर ये CH3COOH होता तो आप इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। उस एसिटिक एसिड के ढांचा में फ्लोरीन लग गया, इसका नाम दिया हुआ नहीं है लेकिन आप नाम लिख दीजिएगा, इसको फ्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। फ्लोरीन लगने से या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज लगने से, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का रूल है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज लगता है तो उसकी एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये टारगेट में क्वेश्चन भी आता है। अगर इससे कम होता क्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम होता ब्रोमो एसिटिक एसिड, सबसे कम होता आइडो एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का ही फॉर्मूला है, बस इसमें एफ एक्स्ट्रा लग गया तो नाम हो गया फ्लोरो एसिटिक एसिड। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, उसको घोल दिया गया, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब जो तेज दिमाग का बच्चा है वो न्यूमेरिकल देख के समझ जाएगा, सॉल्यूट का नाम दे दिया है, उसका गिवन मास दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, और सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है वो केजी में निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी करेंगे तो उसका मोलैरिटी निकल जाएगा उस बच्चे का। मोलैरिटी तो निकल गया यहाँ पे। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1.0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी दे दिया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1.0 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीएफ में कितना डिप्रेशन हुआ वो भी दे दिया, 1.0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर। तो आपका क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करो आई, यानी कि वैन हॉफ फैक्टर निकाल के दिखाओ। अब मेरे बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। हमारा फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, ये हम लोग का थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरे कॉलिगेटिव का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग का है। तो ये तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एसएस का न्यूमेरिकल का जनरल फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एल, पर यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया।